हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का क्विक रिवीजन में आपकी क्लास 10th की एक और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे लास्ट चैप्टर होने वाला है, लेकिन आपके लिए एक और चैप्टर बचता है जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। शुरुआत करता हूँ इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहले नाम को ही जान लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में नाम कमाना है तो चैप्टर के नाम को जरूर जानना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है ये क्या होता है भैया, ये होता है बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर लोग यूनाइट हों, यानी लोग आपस में आए। किस उद्देश्य से आए, ये सोच कर आए कि चल रहे हैं भैया इलेक्शन जीतेंगे और इलेक्शन जीत कर हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, और ना केवल गवर्नमेंट बनाएंगे बल्कि गवर्नमेंट को जो पावर दी जाती है उन पावर्स को भी गेन कर रहे होंगे, पा रहे होंगे, उसका लाभ उठा रहे होंगे। इसके लिए इनका कमबैक क्या रहता है, तो इनका जो पूरा रोड मैप है वो इस तरीके से रहता है। कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स पर काम करेंगे और ऐसा कहेंगे, इसको प्रमोट करेंगे ये कहकर कि अगर हमको क्या मिला, हमको पॉपुलर सपोर्ट मिला और पॉपुलर सपोर्ट मिलने से हम जीत गए, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको इम्प्लीमेंट करने की व्यवस्था कर रहे होंगे, यानी सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़। ठीक है, आगे आता है इस पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट होते हैं लीडर, वो कुछ एक्टिव मेंबर्स और उसके फॉलोअर्स। इन्हीं तीन कंपोनेंट से मिलकर बनती है वो पॉलिटिकल पार्टी। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, तो इनके फंक्शन है वोट लड़ना और लड़वाना। और इनका क्या फंक्शन है, जो कुछ पॉलिसी और प्रोग्राम आ रहे हैं उनको फॉर्मुलेट करना और प्रेजेंट करना। साथ ही साथ लॉ मेकिंग में भी इनका रोल रहता है, और जो कुछ गवर्नमेंट बनी है उस गवर्नमेंट को ऑपरेट करना, और उसके जो मिनिस्टर्स हैं उनको ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग देने का काम भी पॉलिटिकल पार्टी का ही रहता है। आगे आगे जो चुनाव में हारी रहती है पार्टी, वो अपोजिशन का पक्ष लेती है, यानी अपोजिशन वाली सीट पे बैठती है और अपोजिशन का काम करती है। अपोजिशन का क्या काम है, कोई भी जो चेक लेकर आई हैं, कोई भी चेक, कोई भी ड्राफ्ट लेकर आई हैं अगर गवर्नमेंट, तो उस पर क्या करेंगे भैया, अल्टरनेटिव अपोजिशन करेंगे, अपने अल्टरनेटिव व्यूज़ देंगी। जिससे होगा क्या कि अगर उस ड्राफ्ट में कोई गलतियाँ हैं तो उस पर जाएंगी, वो हट जाएंगी, और एक परफेक्ट प्योर गुड आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, लॉ मिल रहा होगा। साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियंस को शेप करती हैं पॉलिटिकल पार्टी, और सोसाइटी में जो इश्यूज़ हैं इसको भी डील कर रही होती हैं। और होता क्या है कि सिटीजन के पास, अगर सिटीजन को क्या करना है, अपनी जैसे कोई चीज़ गवर्नमेंट में बिठानी है, तो सिटीजन के पास केवल एक ही मौका है, वो पॉलिटिकल पार्टी है। यानी पॉलिटिकल पार्टी एकमात्र ऐसा साधन है जिसके जरिए जो सिटीजन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी पावर दिखा सकते हैं गवर्नमेंट में, यानी अपने जान पहचान के लोगों को गवर्नमेंट में बैठा सकते हैं, गवर्नमेंट को बना सकते हैं। और साथ ही साथ इनके लिए जो वेलफेयर स्कीम आई है, यानी इनकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए स्कीम आई है, कोई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आई है, तो उससे भी इनको अवगत कराने का काम पॉलिटिकल पार्टी का ही रहता है। ठीक है, अब इतनी नेसेसरी क्यों है पॉलिटिकल पार्टी, तो पहली बात तो भैया इतने सारे काम कर रही है, तो जो काम करेगा वो तो कामगीर हो, तो मतलब काम का आदमी होगा ही। और जो कुछ और नेसेसिटी हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है भैया, पॉलिटिकल पार्टी गवर्नेंस में, यानी किसी चीज़ को गवर्न करने में, उसको लीड करने में, पॉलिसी बनाने में, मॉडर्न डेमोक्रेसी मतलब अपनी पॉलिसीज़ के जरिए हमारी डेमोक्रेसी को मॉडर्न बनाने का काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टी। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी दो और काम करती हैं। जो गवर्नमेंट बनाती हैं पॉलिटिकल पार्टी, उन गवर्नमेंट को स्टेबल कर रखती हैं, और उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यानी गवर्नमेंट का जो काम है उसको ही पार्टी ही कर रही होती हैं, क्योंकि पार्टी भाई गवर्नमेंट बना रही हैं। अब आप देखते हैं कि अगर कोई नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता है तो उससे क्या हो सकता है, उससे फैक्शनलिज्म हो सकता है। ठीक है, और आप ये देखते हैं कि अगर पार्टी क्या करती हैं, अगर किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेसी में पार्टी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट चलाती हैं, तो पूरे देश में, पूरी ग्लोबल स्टेट में आप देखते हैं कि ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं पार्टी। ठीक है, यानी अगर किसी देश की पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छे से है तो वो क्या कर रही होगी, वो और देश की पार्टी इसको बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, जो कई सारी पॉलिसीज़ आई हैं उनको पाना, उनको इकट्ठा करना, और गवर्नमेंट जो पॉलिसी निकाल रही है, कई सारे ओपिनियंस को, लोगों के बीच जो दिक्कतें आ रही हैं इनको गैदर करना, और उसको गैदर कर गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाई है उसको प्रमोट करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टी का ही रहता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये क्वेश्चन होता है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी मानी जाएंगी। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पार्टी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होती है वन पार्टी सिस्टम, एक होता है 2 पार्टी सिस्टम, और एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर एक पार्टी होगी 1 पार्टी सिस्टम, जहाँ पर 2 पार्टी होगी 2 पार्टी सिस्टम, जहाँ पर 2 से अधिक पार्टी होंगी, यानी कई सारी पार्टी होंगी, वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। अब 1 पार्टी सिस्टम जो है ये खुद ही कहता है भैया कि एक पार्टी है, और एक डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर कम से कम 2 पार्टी तो होनी चाहिए।
अगर 2 पार्टी नहीं होंगी तो इलेक्शन में कोई कंपटीशन भी नहीं रहेगा, और अगर ऐसा कोई दिक्कत हो गई कि कोई भी नहीं जीत रहा है तब कोalition भी नहीं बना सकते। इसीलिए 2 पार्टी होना किसी डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए अगर कहीं पर एक पार्टी सिस्टम है तो आप कहेंगे कि ये नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यानी कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है कि वहाँ पर एक पार्टी हो, ठीक है। 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है? तो एक ऐसा पार्टी सिस्टम जहाँ पर सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट में है और यूनाइटेड किंगडम में है, और ऐसा पार्टी सिस्टम जहाँ पर 2 पार्टीज़ हैं उसको आप 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं, इसको आप डेमोक्रेटिक मानते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में भैया मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, और इसको बहुत अच्छा माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इसमें होगा क्या कि ये लोग कम्पीट कर रहे होंगे इलेक्शन के टाइम पर एक दूसरे से, और अगर किसी को पूरे वोट नहीं मिले, बहुमत नहीं मिला, तो कोलिशन भी बना सकते हैं। अब अगर आप कहेंगे भैया ये सारी जब अच्छी ही हैं तो इनमें से आप किस सिस्टम को किसी देश के लिए मानी किस सिस्टम को सभी देश के लिए आइडियल मान सकते हैं, तो ये जो सवाल का आंसर है वो ये है कि सवाल ही ख़राब है। किसी भी देश की सोसाइटी के हिसाब से, उसके रिलीजन के हिसाब के रीजन के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से और पॉलिटिकल फैक्टर्स के हिसाब से उस देश में कौन सा सिस्टम होना चाहिए ये वेरी करता है, यानी हर देश के लिए अलग अलग पार्टी सिस्टम अच्छा होता है। इसीलिए आप कहेंगे कि इसके लिए कोई भी एक फिट यानी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो सभी के लिए फिट हो, सभी के लिए आइडियल हो, ठीक है। अब किसी भी हर देशों में हम देख लेते हैं, यानी पूरे ग्लोबल स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पार्टी में अपने आप को पार्टिसिपेट कराने के लिए लोगों के अंदर क्या चल रहा है। तो आप देखते हैं कि भारत के अंदर अपने आप को लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या कराना चाहते हैं, पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, क्योंकि भैया आप तो देखते ही हैं कि भारत के अंदर युवा नेता है ना, युवा नेता क्षेत्र में निकलते हैं तो कितना ज़्यादा जलवा हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग भारत के पॉलिटिकल पार्टी में अपना कराना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि कनाडा, जापान, स्पेन और साउथ कोरिया जैसे जो एडवांस कंट्री हैं उनके अंदर ये बहुत कम है, क्योंकि उनके अंदर भैया सबको अपना ही काम सही लगता है। लेकिन इंडिया में चूंकि लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़र फील करते हैं, बहुत जुड़ाव फील करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, इसलिए सोचते हैं कि हमारे यहाँ के भी लोग क्या रहे हैं भैया, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों, यानी ये लोग भी राजनीति से जुड़े, यानी सब प्रधान बनना चाहते हैं, प्रधान जी, है ना। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको मेनली 2 तरीके से बांटा गया है भारत के अंदर। आप देखते हैं 2 तरीके कौन से हैं, एक है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और एक है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है? तो ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि अपने स्टेट में तो बेहतरीन काम कर ही रही होती हैं, साथ साथ नेशनल लेवल पर भी काम कर रही होती हैं। ये जो ऐसी पार्टी इसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन है इसने क्या कर रखा है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर आप क्या कर लें, अगर आप एक स्टेट में तो रहें ही, लेकिन साथ साथ अगर आप 4 स्टेट में रहें और उन चारों स्टेट में आपको हर एक स्टेट में उसके टोटल वोट्स में से 6% वोट मिल जाए और लोकसभा में आपको क्या मिल जाए, 2% सीट मिल जाए हर स्टेट के हिसाब से, तब मैं आपको एक पॉलिटिकल पार्टी कहूँगा, वो नेशनल पार्टी कहूँगा। ऐसा कहता है आपका इलेक्शन कमीशन। नेशनल पार्टी कहती है कि हमको क्या मिलेगा भैया इतना मेहनत कर कर, तो कहते हैं सबसे पहली बात तो अगर कोई नेशनल डिस्प्यूट होता है यानी पूरे देश की कोई बात होगी, मुद्दा होगा, तब उस पर आपको आपके विचार रखने के लिए प्रायोरिटी देंगे हम, ऐसा कहता है नेशनल कमीशन। कहता है कि अगर कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, कोई रीजनल इंटरेस्ट पर भी बात करनी है तो उस पर भी मैं आपको मौका दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब हर बार के चुनाव के हिसाब से आपका लोगो नहीं बदलेगा, आपका सिंबल नहीं बदलेगा पार्टी का, आपका पार्टी का सिंबल हमेशा एक ही रहेगा। ऐसी कुछ नेशनल पार्टीज़ को आइए अब देख लेते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जी की ये पार्टी है, इन्होंने इसको 1998 में फाउंड किया था। इनका क्या है भैया, AITC का यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का विज़न क्या है कि ये सेकुलरिज्म लाना चाहते हैं, फेडरलिज्म लाना चाहते हैं। और आप देखते हैं कि 2011 में वेस्ट बंगाल में इनका बहुत बेहतरीन रोल रहा था, लेकिन 2019 के इलेक्शन में इनको केवल 4.7% वोट मिला और 22 सीटें मिली हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। अगली पार्टी ही आपकी मायावती जी की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी, बसपा। इसका क्या हुआ था, काशीराम जी ने क्या किया था, काशीराम जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1984 में। और इनका क्या है भैया, इनका ये विज़न है कि हम जो बहुजन समाज है यानी जो दलित लोग हैं और जो कुछ माइनॉरिटीज़ हैं इनको हम बहुत ज़्यादा एडवांस मतलब इन सबको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। लेकिन 2019 के इलेक्शन में इनको 3.63% वोट और 10 सीटें मिली हैं 2019 के इलेक्शन में। अगली है भैया मोदी जी की पार्टी यानी थंबनेल पर जो आदमी दिख रहे हैं इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसका जो फाउंड हुआ था, हाँ, ये 1980 में इसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। और ये क्या करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे भारत की जो एंशिएंट वैल्यूज़ हैं यानी हमारे भारत का जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं, ये इनका विज़न है। आप देखते हैं कि
1998 में इनका क्या हुआ था, एनडीए, हाँ 1998 में ये बेहतरीन फोर्स में रहे थे। और 2019 में आप देखते हैं कि एनडीए गठबंधन जो है उसमें, मतलब एनडीए गठबंधन में आए और एनडीए गठबंधन में आकर इन्होंने 2019 में जीत लिया था भाई। 2019 में ये विक्ट्री पा गए थे और विक्ट्री पाने, ना केवल विक्ट्री पाई थी बल्कि लोकसभा के चुनाव में इनको 303 सीटें मिली थी। यानी लोकसभा के चुनाव में इनको 303 सीटें मिली थी और यही 303 सीट पाकर ये सबसे बड़ी पार्टी बन गए, यानी लार्जेस्ट पार्टी बन गए, लार्जेस्ट सीट पाने वाली पार्टी बन गए। ठीक है, अब आप देखते हैं अगली पार्टी है ये वाली आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI। इसका भैया क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था 1925 में। आप देखते हैं कि मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म का इनका विज़न है, सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का भी इनका विज़न है, और आप देखते हैं डेमोक्रेसी भी इनके विज़न के अंदर आता है। एडवोकेट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड हैज़ अ प्रेजेंस इन केरला। आप देखते हैं अपने अच्छे समय में इनका केरल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा, तमिलनाडु के अंदर बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। और 2019 के इलेक्शन में इनको 1% से भी कम वोट मिले थे और 2 सीटें मिली थी लोकसभा के अंदर। अगली है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPI का एक और फॉर्म जो कि है CPIM यानी मार्क्सिस्ट वाला। इसका फॉर्म हुआ था 1964 को। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी लाना इनका विज़न है। वेस्ट बंगाल में, केरल में, त्रिपुरा में ये बहुत अच्छे से अपना इनका पूरा पावर रहा था। और देखते हैं कि 2019 के इलेक्शन में 1.75% वोट और 3 सीटें मिली हैं इनको। और इनका एक और विज़न था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, हमारे भारत में जो फॉरेन से आयात निर्यात है इसमें सारे बैरियर्स को हटा देंगे, यानी बहुत अच्छे से आयात निर्यात हो पा रहा होगा हमारे भारत पर। अगली है भैया राहुल जी की पार्टी, यानी अगली है आपकी सेकंड लार्जेस्ट, मतलब सेकंड क्या मतलब लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी आपके यहाँ इस समय रहती है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद, दूसरे सबसे ज़्यादा वोट ये पाती है। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट भैया होता है 1885 में, यानी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्टी है आपकी। ये क्या करती है भैया, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा यानी इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब जो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद बहुत समय तक इनका क्या रहा था, राज रहा था। सेकुलरिज्म और वेलफेयर यानी भारत अच्छे से रहे और सेकुलरिज्म का इनका विज़न है। आप देखते हैं कि 2004 से लेकर ये 19 जो है ये गलत प्रिंट हो गया और पिछली क्लास में मैंने गलत बता दिया भाई, उसको जाकर तुम लोग सही कर लेना है। 2019 नहीं है, 2014 है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 2000 नहीं, रुको सही करता हूँ। आप देखते हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने क्या किया था, यूपीए गठबंधन में रहे थे और ये गवर्नमेंट अपनी चलाए थे। और आप देखते हैं कि 2019 के इलेक्शन में, क्योंकि 2014 में तो मोदी जी की सरकार आ गई थी, बीजेपी जीत गई थी, तो 2004 से लेकर 2014 तक इनकी सरकार रही थी। और आप देखते हैं कि 2019 में इनको 9.5% वोट मिले थे और 52 सीटें मिली थी लोकसभा के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है आपकी नेक्स्ट पार्टी जो कि अगली है आपकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 के अंदर। आप देखते हैं कांग्रेस से ही ये टूटा हुआ एक वर्जन है। आप ये भी देखते हैं कि NCM एडवोकेट्स डेमोक्रेसी, इनका विज़न क्या भैया कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे, सेकुलरिज्म लाएंगे, सोशल जस्टिस लाएंगे। और ये महाराष्ट्र के अंदर इनका बहुत अच्छा रोल रहा था। और 2019 में जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा के अंदर, उसके अंदर इनको 1.4% वोट और 5 सीटें मिली थी। ठीक है, और ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी जिसका वो है ना कांग्रेस, उसका भी ये क्या रहा था 2004 में मेंबर रह चुका है। ठीक है, आगे आती है आपकी स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टीज़ को हमने देख लिया, अब देखते हैं कुछ स्टेट पार्टी के बारे में। तो आप देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसी पार्टीज़ भी हैं जो कि अपने स्टेट में तो बहुत अच्छा रोल कर ही रही हैं, साथ ही साथ नेशनली भी बहुत अच्छा से रोल कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन इनको स्टेट पार्टी कहकर बुलाता है। ठीक है, आप देखते हैं कि इस समय कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं, मतलब जिस समय PPT बनाई गई थी, अब तो समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी हो गई है ना, लेकिन उस समय क्या था, उस समय समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी थी जो कि अपने स्टेट के साथ साथ पूरे नेशन में बहुत अच्छा प्रेजेंस दिखा रही थी। तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये कुछ ऐसी पार्टी हैं जिनका नेशनली बहुत अच्छा प्रेजेंस रहा है, ना केवल अपने स्टेट में बल्कि देश के स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कुछ ऐसी पार्टी हैं जैसे बीजू जनता दल और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, ये क्या कर रही हैं, ये अपने स्टेट में बहुत अच्छी आइडेंटिटी बनाई हुई हैं। आप ये देखते हैं कि इनका जो इनका जो प्रोग्रेशन हो रहा है, इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये इस तरीके से ग्रो कर रही हैं कि लग रहा है कि आगे आने वाली इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये बहुत अच्छे से देश को चला रहे होंगे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं।
2014 तक आप देखते हैं कि नो नेशनल पार्टी कुड सिक्योर 2014 तक आप देखते हैं कि कोई भी ऐसी नेशनल पार्टी नहीं थी जो कि क्या कर पा रही हो, जो कि बिना किसी स्टेट पार्टी की मदद ली, यानी बिना किसी स्टेट पार्टी से अपना अलायंस बनाए लोकसभा में अपनी मेजोरिटी ला पा रही हो, लोकसभा में अपना गवर्नमेंट बैठा पा रही हो। 2014 में वो तो मोदी जी आते हैं और एनडीए गठबंधन को क्या करते हैं, बिठाते हैं लोकसभा के अंदर। अब पॉलिटिकल पार्टी को कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं, जैसे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अपनी डेमोक्रेसी के अंदर में ही इनको दिक्कतें रहती हैं। दूसरी दिक्कत ये है कि डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी जो बेटे हैं उनके, मान लीजिए कोई नेता है, भैया नेता है रामू का बेटा जो है वो श्यामू कुछ भी नहीं कर सकता ज़िंदगी में, लेकिन चूंकि रामू का बेटा है श्यामू, इसलिए इसको नेता बना दिए। तो डायनेस्टिक सक्सेशन जो है ये भी बहुत गलत चीज़ है, ये भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक चैलेंज है। आप देखते हैं मनी एंड मसल पावर, एक आदमी जो कि देश को बहुत अच्छे से चला पाता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उसको टिकट नहीं दिया जाता, लेकिन एक आदमी जो बहुत बड़ा गुंडा है उसके पास पैसे हैं तो उसको टिकट दे दिया जाता है। आप देखते हैं कि वोटर को पूरी मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं ले सकता, क्योंकि वोटर मतलब जो वोट देने वाले हैं इनको इतना ज़्यादा पैसे दे दिए जाते हैं कि ये बह जाते हैं, तो अपने जो इनके अंदर का मेन भाव है उसको ये परोस ही नहीं पाते। अब इसको आप कह रहे हैं कि इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप को बढ़ाना मतलब अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसको करने के लिए क्या किया भैया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाए हैं, यानी ये लॉ कहता है कि एमपी हो चाहे एमएलए, अगर एक बार पार्टी उनकी हार गई है, जीत गई, तो अपने पार्टी को बदल नहीं सकते। वरना पहले क्या होता था कि जो अगर कोई पार्टी हार गई तो जो एमएलए है, मिनिस्टर है, वो उस पार्टी को छोड़कर जो पार्टी जीती है वहाँ पर चला जाता था, जहाँ पर उसको कई सारे पैसे मिल जाते थे। एफिडेविट की व्यवस्था आ गई, यानी किसी भी आदमी को अगर किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो ये बात मैंडेटरी है कि सभी कैंडिडेट को अपनी जो फाइल है उसको देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, अपनी फाइल को सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा, जहाँ पर वो चेक करेंगे कि क्या इनके ऊपर कोई क्रिमिनल का केस तो नहीं है, क्या ये कुछ क्रिमिनल वाला काम तो नहीं करते, है ना। अगर ऐसा नहीं है तभी वो आपको लड़ने देंगे, अन्यथा आपको लड़ने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ काम किया भैया, इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसे लॉ बनाए हैं जो कि मैंडेटरी है सभी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना है। वो नियम क्या है कि इनको अब अगर कोई पार्टी जीत भी जाती है तो उसको इलेक्शन समय समय पर लेना पड़ेगा, और जो उनका इनकम टैक्स की फाइल है उसको भी उनको समय समय पर देनी पड़ रही होगी, ठीक है। बिसाइड दीज मैनी आर मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी बट नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाई पॉलिटिकल पार्टी। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे नियम हैं जो कि निकाले तो गए हैं लेकिन अभी पॉलिटिकल पार्टी उसको फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे अलाउ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब ऐसी बातें कही जा रही हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को आपको रेगुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे लॉ बनाने पड़ेंगे जो कि इनके सारे कार्यक्रमों को रोक रही हों। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3। आप कह रहे हैं कि वुमेंस के लिए भी ऐसी व्यवस्था लाई गई है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को लड़ना है तो उसको लगभग अपना 1/3 वोट देना पड़ेगा वुमेंस को, यानी अगर उनको कैंडिडेट है तो उनको लगभग एक तिहाई वोट देना पड़ेगा वुमेंस को। सिमिलरली दियर शुड बी अ कोटा। आप कह रहे हैं कि वुमेंस के लिए कोटा भी बनाओ भैया, वुमेंस को एक कोटा दिया जाए उनके डिसीजन मेकिंग बॉडी में, यानी अगर उनको कोई डिसीजन लेना है तो जो वुमेंस हैं वो उनको एक कोटा मिले, यानी डिसीजन मेकिंग बॉडी में वुमेंस भी रह सकें। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टी मनी टू सपोर्ट दियर इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब कह रहे हैं कि ये बात भी कही जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पैसे देने चाहिए जिससे वो जिससे वो उनको जो चुनाव लड़ना है उसको अच्छे से लड़ पा रहे हों। अब इसके लिए क्या किया गया है, अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें जताई जा रही है, दो चीज़ें बताई जा रही हैं जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रिफॉर्म कर रही हैं, मतलब कर सकती हैं। अगर पीपल्स ऐसा कर दें, हम सब ऐसा करें तो पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म कर जाएगी। तो इसके लिए बात ये कही जा रही है कि लोग हैं, लोगों को क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर देना चाहिए। जैसे आप पिटीशन लगा सकते हैं, पार्टी के ऊपर पब्लिसिटी कर सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर दबाव पड़ेगा और वो क्या कर रहे होंगे, बदल रहे होंगे, अपने आप को रिफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे कोई ऑर्डिनरी सिटीजन है या कोई प्रेशर ग्रुप है या मीडिया है, उनको क्या करना चाहिए, ऐसे चला देना चाहिए, गलत काम कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, उसको दौड़ा देना चाहिए। अब इससे होगा क्या कि पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगेगा कि भैया अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो इस सीरियस इशू को वो इस इशू को बहुत सीरियस लेंगे और अपने आप को रिफॉर्म करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी अब कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छा आदमी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा तो पॉलिटिकल पार्टी खुद ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब कह रहे हैं कि ऐसा आदमी जो कि ऐसा कहता है
कि भैया हाँ कह रहा है कि हाँ आउटसाइड कह रहा है अगर कोई आदमी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के बाहर ही खड़ा हुआ है, यानी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा है और पान की ठेली पर खड़ा होकर कह रहा है कि भैया पार्टी बहुत ख़राब है, ठीक है, तो ऐसे आदमी के लिए किसी पार्टी को अच्छा करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस पार्टी में जाकर पार्टिसिपेट करें। अगर आप अच्छे आदमी हैं तो पार्टी खुद ही अच्छी हो जाएगी, आपको कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये है आज का पूरा एजेंडा, ये था आज की पूरी क्विक रिवीजन। आशा करता हूँ आपको ये क्विक रिवीजन अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।